उर्वीं गुर्वीं प्रकुर्वन् पदकमलरुचा मेखलां यज्ञसूत्रं बिभ्राणा शिक्षमाणा संयमनिगमं वाणिजुद्यां वसिष्ठात् कंदस्यामोभिरामो विहितजनमनस्तद्मवासो वसानः पातु श्रीरामचन्द्रस्त्वचमथरुचिरां रौरवीं रौरवान् मां सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। दसवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर इस द्वितीय सत्र के उद्घाटनकर्ता और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सभी के लिए अभिनंदनीय वंदनीय पद्मश्री डॉक्टर वी.के. जैन जी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और हमारे चित्रकूट जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ए.के. सिंह जी, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी, राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एवं कॉलेज के अधीक्षक और प्राचार्य या प्राचार्य और अधीक्षक डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, कोरन नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि तान्या द्विवेदी जी, विभिन्न जगहों से आए हुए आयुर्वेद चिकित्सक अधिवक्तागण, हमारे आयुर्ग्राम चिकित्सालय के सभी सहयोगी और भी हमारे पत्रकार बंधु और आरवी भारत सरकार आयुष मंत्रालय से आए हुए हमारे चारों शिष्याएं, डॉक्टर जनक मिश्रा जी भी आ गए हैं। अभी हमारे प्रोफेसर एसएसजी ने बहुत अच्छी बात कही कि दूसरी पार्टी की बात न करके उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या है, हम अपनी बात करेंगे। एक जगह हमने पढ़ा था कहीं कि हमेशा किसी लकीर को मिटाने की अपेक्षा, उसको छोटा करने के लिए मिटाने की अपेक्षा हम अपनी लकीर बड़ी खींचते हैं। बस हम अपनी लकीर बड़ी खींचते हैं, देखिए वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। प्रोफेसर एस.एस. सिंह चले गए, मैं इसी प्रसंग में छोटी सी बात, बहुत जल्दी बात बताना चाहता हूँ। मैं भारतीय चिकित्सा परिषद में था, अब जो है उस समय प्रिंसिपल थे और हमारे गुरुजी थे, वो हमारे आशीष अग्रवाल जी के गुरुजी के शिष्य डॉक्टर नगेंद्र दीक्षित जी, दादा नगेंद्र। तो हम लोगों ने आयुष उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री लालजी वर्मा जी से उसे एक बार मिले, तो परिचय था तो बोले क्या होना, ऐसे हंसने के मूड से बोले देखो डॉक्टर वाजपेयी आ गए हैं, अभी आयुर्वेद बढ़ाने की बात करेंगे। ये कहेंगे साहब चिकित्सालय खोलिए, 300 चिकित्सालय खुलते थे पहले, यही बात उन्होंने कही। मैंने कहा आप जानते तो हम यही बात करेंगे ही। बोले मैं 1 मिनट, आप श्रद्धा मिश्रा सचिव थी, उन्होंने कहा मैडम फाइल रखिए इनके सामने, मैंने तैयारी कर ली है इस बार। कहें देखिए आपके ही लोग लिख के भेजते हैं मेरे यहाँ, हमारी पद्धति में इमरजेंसी नहीं, हमारे पास टट्टी का इलाज नहीं, उल्टी का इलाज नहीं, बुखार का इलाज नहीं, हमारे पास ये इमरजेंसी नहीं, वो इमरजेंसी नहीं, तो आखिर हम आपको कैसे बढ़ाएं भाई? हमको एलोपैथ का राइट दे दो। जब हमको एलोपैथ का राइट आपको देना है तो हम आपको क्यों दें, हम एलोपैथ को बढ़ाएंगे। मैं तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री दोनों का हूँ। क्या देखिए आपके ही लोग लिख के भेजते हैं ना, हमने देखा पत्र उसमें लगे हुए थे। खैर ये समझने की बात है, हम अपनी बात करें। आज आयुर्वेद जन के लिए और पृथ्वी कल्याण के लिए बात हो रही है। हमारी आयुर्वेद चिकित्सा की बहुत विशिष्टताएं हैं, हमें एक बार देखने की जरूरत है। जैसे आज तक हम बता दें, मैंने डॉक्टर
डॉक्टर सीताराम जी बैठे हैं, मैंने कभी भी आज तक कोई पैरासीटामोल प्रयोग नहीं किया। और जब हमें आवश्यकता होती है, हमारे शिक्षक बैठे हैं, देखिए टाइफाइड 8 दिन में, मुश्किल से 8 दिन में, कितनी इमरजेंसी हमारे यहाँ आती है नहीं, जहाँ पर हमारी पहुँच है तो भाई आप फला जगह दिखा लीजिए, आप फला जगह चले जाइए। लेकिन जितना हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं, इतनी अच्छी हमारी चिकित्सा है। एक तो हमारी एक चिकित्सा की भी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये व्यक्तिपरक चिकित्सा है। ये जब हमारा आयुर्वेद कहता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, प्रकृति सब कुछ अलग है, बनावट अलग है, तो उसकी चिकित्सा भी पृथक पृथक होनी चाहिए। ये नहीं एक ही दवा सभी को दे दीजिए, नहीं। योगमासाम प्यो विद्या देव कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम बीच सब किया कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो बनावट अलग अलग है, इसलिए चिकित्सक के लिए निर्देश है कि प्रत्येक पुरुषम बीच प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चिकित्सा का निर्धारण होना चाहिए। और यही कारण है, हमारे शिष्य लोग सभी जानते हैं, हमारे सभी जानते हैं, फॉलोअर जानते हैं कि मेरी अभी तक मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं कोई पकड़ पाता है। मैंने आज तक मैं कभी नहीं कह पाया हूं कि नहीं ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन सबल है, या मेरी आदत है कि अलग ही नुस्खा लिखना, अलग ही प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, सभी जानते हैं। और इसीलिए फोटो खींचते रहते हैं लोग। तो पहली बात है भाई, सबसे बड़ी बात है, किसी में तो योगेंद्र काम करेगा तो किसी में रसराज काम करेगा। रसराज में रस सिंदूर की मात्रा अधिक है तो योगेंद्र में स्वर्ण की मात्रा अधिक है। ये आपको विचार करना है ना। सबसे बड़ी बात है हमारी औषधियों की कि सत्वात्मा शरीरेंद्रिय संयोगो धारी जीवतम नित्यगत चारुबंधस्य पर्याय राजते। हमारी औषधियों का जितना भी आविष्कार हुआ है प्राचीन काल से, जितना भी सृजन हुआ है, ये ध्यान में रख करके किया गया है कि औषधि मन पर भी काम करेगी, शरीर पर भी काम करेगी, इंद्रियों पर भी काम करेगी। और जब हमारी 3 चीज ठीक रहेंगी तो आत्मा तो हमारी पवित्र हो ही जाएगी। ये हमारे औषधियों के निर्माण का कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का। अब इसके बाद भी उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, वो एक बात अलग है। तो ये हमारी चिकित्सा की विशेषता है कि व्यक्तिगत चिकित्सा करती है। दूसरा हमारे यहाँ की चिकित्सा की बहुत बड़ी विशेषता है, वहाँ ये नहीं होता कि जैसे लोग कह देते हैं, मैं इस बात को बार बार कहा करता हूँ कि आयुर्वेद नुकसान नहीं करता। अरे कैसे नुकसान नहीं करता भाई? ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। आयुर्वेद नुकसान इसलिए नहीं करता कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, हमको सिद्धांत बताए गए हैं कि आप ऐसी चिकित्सा करें ताकि नुकसान ना हो। यो हाँ यो दुर्णम समय जिस रोग की उदीर्णा हुई है वो तो ठीक हो, लेकिन दूसरा रोग ना बनने पावे, ये आपको ध्यान रखिए। चिकित्सक के लिए बार बार निर्देश है। प्रयोगा समेत व्याधिम जो न मन्य मुदीरे नासा विशुद्ध शुद्धस्तु समेतियो न प्रकोपे समेतियो न कोपे, ये चरक कहते हैं, वो मैंने शुद्ध तो कहा है। प्रयोगा समेत व्याधिम, जो व्याधि उत्पन्न हुई उसको अपने प्रयोग से आप शांत करिए, लेकिन दूसरी व्याधि उत्पन्न न होने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद नुकसान नहीं करता है, ये बहुत बड़ी बात है, आयुर्वेद की चिकित्सा की बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ वनौषधियों का ये प्रयोग होता है, खनिजों का प्रयोग होता है, जैसा कि नीरज जी ने बताया, सिन्हा जी ने बताया दूध बागेश्वर से। एक बार यहाँ हमारे जज साहब आए थे, जज साहब उद्घाटन करने के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में शोध नहीं हो रहा। मैंने बताया, मैंने कहा नहीं माननीय जी, अब वो जमाने गए, अब तो आयुर्वेद एक अलग तरह का हो गया है। अब तो आयुर्वेद, पहले मान लीजिए कोई फसल बनती है तो उसमें भौतिक परीक्षण करते हैं, फिर केमिकली परीक्षण, रासायनिक परीक्षण किया जाता है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा नहीं, भस्मों में वार रेखा अपुनर्भव निश्चल कचकर दोष रहित होने के बाद इसके बाद उनको जानतो टेस्ट होते हैं। आजकल जो है फार्मेसियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आप चूहा भी रखेंगे, आप खरगोश भी रखेंगे, आपके यहाँ प्रयोग हो रहा है। दूध और बहुत सारी कंपनियां हैं, इसके बाद ही औषधियां उतारी जाती है मार्केट में। अब ऐसा नहीं होता, 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना भस्म की डोज देकर के देखा जाता है उनका लीवर किडनी पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा है, तब जाकर के मार्केट में डाली जाती है। अब ये व्यवस्था हो गई है, मैंने उनको बताया था। और आप देख लीजिए, अब तो एक और आ गई है, एक कोई मछली है जिसमें केवल उसके भोजन के अलावा कुछ भी डाल देंगे तो वो मर जाएंगी। लेकिन अब जो है ये भी व्यवस्था हो गई है कि नहीं, उस पर भी आप औषधियों का, तो हमारे यहाँ स्वर्ण भस्म का प्रयोग हुआ है कि अगर उनको डालें तो मछलियां मरी नहीं है। कुछ लोग भस्मों के नाम से बहुत को प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा भैया 2 परीक्षण तो होते ही हैं, दो परिवर्तन तो आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन दूध से जो है
भौतिक परिवर्तन में जो है पानी से बर्फ बन जाता है और बर्फ से पानी बन जाएगा, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो दूध से जाकर जब घी बनेगा तो आप घी से आप दूध नहीं दोबारा बना सकते हो, दूध नहीं बना सकते हो। तो मैंने कहा कि जब ये बात है, मैंने कहा बना हुआ स्वर्ण भस्म आप उसको दोबारा स्वर्ण नहीं बना सकते हो। अगर आपने स्वर्ण बना दिया इसके माने भस्म कच्ची है। तो किसी पद्धति में बेईमानी हो सकती है। अभी आगरा में आपने देखा कितना जखीरा पुलिस ने पकड़ा है, कितना जबरदस्त मधुमेह की और बीपी की दवाएं कितना, ये तो कहीं पर हो सकता है ना, ये तो कहीं पर हो सकता है। एक और बहुत बड़ी बात है हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में कि जरा से मुक्ति माने स्थापन द्रव्य हमारे यहाँ बताए गए। आपके यहाँ 50 महाकषाय बताए गए हैं। आप विचार तो करिए, देखिए तो चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं और 50 में भी 10-10 द्रव्य बताए हैं। उनके लिए निर्देश दिया है कि आप एक कषाय बना लो अथवा संयुक्त बना लो, पता नहीं इससे कितने आप योग बना सकते हो। और एक बहुत बड़ी विशेषता आप देखेंगे, मैं अपने शिष्यों को बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए कि उन महाकषायों की जो शुरुआत हुई, पुस्तक उठा के देख लीजिए तो जीवनीय महाकषाय से शुरुआत हुई है। और इंद्र कहां से हुआ है? वह स्थापन कषाय से। जीवन तो मिल गया, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग जीवितम, माने जीवन तो मिल गया। जीवनी कषाय को संकेत देता है कि जीवनी कषाय तो आपने बना दिया, जीवन तो मिल गया, लेकिन अब कम से कम बढ़ती हुई उम्र, आप उस असमय बुढ़ापा न आवे, असमय बुढ़ापा न आवे, इसके लिए चरक ने व्यवस्थापन कषाय अंत में बता करके फिर महाकषाय ग्रहण किया। ये आयुर्वेद का दर्शन है। कितना बताएंगे, चर्चा करेंगे, हमारे वक्ता बहुत ज्यादा है। मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हमारे पद्मश्री बैठे हुए हमारे कप्तान साहब को जाना है, बोलना तो बहुत था। आज 23वां जो है, आज देखिए एक चीज बहुत ध्यान दीजिए, पहले धन्वंतरि जयंती को भारत सरकार ने घोषित कर दिया था आयुर्वेद दिवस। हम लोगों ने लगातार लिखना पढ़ना शुरू किया, लगातार हम लोग सक्रिय रहे हैं, तो लिखते पढ़ते लेकिन नहीं। इसमें क्या है, कई त्योहार हो जाते हैं, दीपावली आती है, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, हमने कई बार मनाया भी, लेकिन बढ़िया व्यवस्थाएं होती हैं। तब जाकर के तमाम उसका नोटिफिकेशन हुआ, सुझाव मांगे गए, उसके बाद जाकर के ये 23 सितंबर निश्चित हो गया। अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक आप दर्शन है। अभी आपके वक्ताओं ने सभी सुना कि पंच महाभूतों की चर्चा सुना कि पंचभूतों का संतुलन होना चाहिए तो चिकित्सा सही होती है, मनुष्य का शरीर सही होता है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत आप देखिएगा, ऐसा नहीं हो गया। उसमें जो जब आप देखेंगे, एक तो 23 सितंबर एक ऐसा दिन है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात बराबर होते हैं, इसका संकेत जा रहा है कि समदोषा समाग्निश्चय समधात्म क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वर्ग विधीयते। माने ये बार बार आपको संकेत देता रहेगा कि 23 सितंबर को आपका राष्ट्रीय दिवस इसलिए है कि आप अपने दोषों को समत्व बनाए रहें, अग्नियों को समत्व बनाए रहें, धातुओं को समत्व बनाए रहें, मन क्रिया को समत्व बनाए रहें, और इंद्रियों और मन से आप प्रसन्न रहें। आत्मा का आत्मा तो कहीं विकार युक्त होती नहीं है, यहाँ पर आत्मा का तो बुद्धि है। आप देख लीजिएगा, आत्मा को उठा करके वहां पर आत्मा का पर्यावरण सद बुद्धि बताया गया, यहाँ पर आत्मा का सद बुद्धि है। इसलिए ये संकेत देता है ये बात। 23 सितंबर कितना दर्शन है। और भूत सुश्रुत कहते हैं, जब सुश्रुत से पूछा कि महाराज, उनके शिष्य ने पूछा कि चिकित्सा में कोई एक छोटा सा फार्मूला बता दीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। उनका भूतेभ्यः परम किंचित् नास्ति चिंता चिकित्सते। कहीं चिकित्सा में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, पंच महाभूतों पर ध्यान रखिए आप। पंचभौतिके देह आहार पंचभौतिका, पंच महाभूतों पर ध्यान रखिए। इसलिए 23 सितंबर निश्चित कर दिया गया कि 3, 2, 5 हमेशा ध्यान रखें। 3 और 2 मिला के 5 हो गया, ताकि ये ध्यान रखें कि पंचभूतात्मक सिद्धांत आपको फॉलो करना है। अब आपको और क्या सितंबर ही क्यों रख दिया गया? तो आप सभी लोग पदार्थ विज्ञान पढ़ते हो ना, तो क्या है, आपके पंच महाभूतों के पास जो वायु आकाश काल काल दिगात्मा मनान से 90 द्रव्याणी 9 द्रव्यों की बात की गई, वहीं से आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रारंभ होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रहे कि सितंबर से जो वायु आकाशात्म काल दिगात्मा ये 9 द्रव्यों को हमेशा संकेत देगा कि आपको चिकित्सा में इनको ये आपको ध्यान रखना है। ये है इसका दर्शन है। चलिए, अभी इतने से काम चलने वाला नहीं है। बोले कि नहीं अभी और चिंतन हुआ, बोले नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। बोले कि और कुछ बताइए भाई, पंच महाभूत सिद्ध होते रहे। तो कहें चलो भाई 3, 2, 5 और 9, 5, 14 और 4, 1, 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो 4, 1, 5 मिलाने का तो 5 हो जाएगा। तो भूत
देहु परम किंचन नास्ति चिंता चिकित्सिते, तो कहते हैं चिकित्सक को पंचमहाभूतों के अतिरिक्त कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो जा करके, इसलिए आपको 23 सितंबर और ये जो कभी सन तो बदलता रहेगा, उसको तो जोड़ना नहीं था। इसलिए ये इसका एक अलग सिद्धांत है। ये सारी चीजें आपको नेट से नहीं मिलेंगी, गूगल से नहीं मिलेंगी। मैं अपने शिष्य को बार बार कहता तो ये शास्त्र पढ़ो। साथ एक दिन प्रोफेसर आशीष अग्रवाल जी से मेरी लंबी बात हुई। अचानक बोले मैं तो आपको बहुत पहले जानता हूँ, और जिस समय हमारे गुरु जी दयाराम अवस्थी जी थे उस समय जानता, बहुत लंबी पुरानी यादें नहीं आने कहाँ कहाँ की चर्चा उठा लिया फोन में। बहुत मैंने कहा बताओ तो पुराने लोग हैं हमारे। तो ये चीजें जो है आपको गूगल से नहीं मिलेगी। ये आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और आयुर्वेद को बार बार देखना पड़ेगा। हमको खंडमासिक परीक्षा लेने का नियम है कि हम 6 मासिक परीक्षा लेकर के इनको भेजेंगे। तो हमने यही पूछा कि बुद्धि और मेधा को बढ़ाने वाले चीजें कौन सुश्रुत ने बताई हैं। तो किसी ने नहीं, मैं तो उनको पढ़ा ही ले जाऊंगा, पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन बड़ी स्थिति खराब है। यानी मैं प्रोफेसर साहब से बताना चाहता हूँ, मैंने ये लोग ऐसे थोड़ी हैं। ये लोग BNS किए, इसका ऑल इंडिया टेस्ट क्वालिफाई किए, फिर ऑल इंडिया टेस्ट क्वालिफाई करके फिर हमारे यहाँ भेजे गए। इतना पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी 2 बार मैं एग्जाम दे चुका और दोनों बार मुझे फेल करना पड़ा। क्यों आखिर? और पूछता तो मैं चरक सुश्रुत हूँ भाई। अब दोबारा मुझे 1 माह बाद फिर लेना है। दोबारा अगर फेल कर दूंगा तो मामला लड़ेंगे, सैलरी फेलरी सब बंद। तो नहीं, वो नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ना मैंने कह दिया पास तो नहीं करूंगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है। अब हाँ, सप्ताध्ययनम बादः परतंत्रावलोकनम तद विद्याचार्य सेवा जय बुद्धि मेधो करागणा। सुश्रुत से पूछा गया कि बुद्धि और मेधा कौन से बड़े? कोई च्यवन पास खा लीजिए, कोई ब्राह्मणी पट्टी खा लीजिए। तो अरे भैया, सुश्रुत ने कहा कि नहीं, इससे नहीं पढ़ने वाला। सतताध्ययनम, निरंतर अध्ययन करिए, वादः डिस्कस करिए, परतंत्रावलोकनम, दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करिए, और तद विद्याचार्य सेवा जय, संबंधित आचार्य की, संबंधित विद्वान की सेवा करिए। इससे बुद्धि मेधो करोगणा, इससे बुद्धि और मेधा बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, अभी हमारे बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। अभी एक कार्यक्रम में जाना है दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो कितना आज आप सभी लोग आए, सभी ने समय दिया, और मैं तो गदगद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे पद्मश्री आ गए, जैन साहब पधार के, बड़ी कृपा की। हमारे कप्तान साहब पधार के, बड़ी कृपा की। इन्हीं के बलबूते से हम लोग यहाँ पर जंगल में रह करके मंगल किए हुए हैं। ये कैसे हो पाएगा अभी? हाँ, इनसे बहुत पुराना होता है। अभी चर्चा हुई ना, कह रहे थे कि जब डॉक्टर साहब यहाँ आए थे तो यहाँ पर बदमाश रुकते थे यहाँ पर, और तो हम आप भी साक्षी हैं। तो उस समय भी बांदा से आए थे स्वामी प्रसाद जी, वो वहाँ अपर SP थे, वहाँ से हमारे सब अच्छी थे, यहाँ SP हो गए। तो बहुत सहयोग करते थे, बोले आप कोई चिंता न करिए, मैं नहीं, बदमाश यहाँ से निकल जाते, सारी चीजें हो जाती थी। तो इस तरह से बड़ी सुविधाएं मिलती है ना। तो चलिए, इस तरह करके हम सभी का मंगल हो, सभी कल्याण हो, कार्यक्रम बढ़ाना है, और मैं वाणी को विराम देता हूँ।